करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग फिर से डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के जो भी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, उसकी एक प्रॉपर प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी जो क्वेश्चन मैंने ले रखा है वो अभी वन लाइन फॉर्म में है, ठीक है, और इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से चीज़ों को। जो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है वो ये है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है जो आपका राइट आंसर वो है मलेरिया रोग का। यानी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम क्या है, तो प्लाज्मोडियम एक परजीवी प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है? एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो मलेरिया के कारण, मतलब मलेरिया का कारण बनता है, मतलब इसी की वजह से मलेरिया रोग होता है, और यह मादा एनाफिलीज मच्छर के जरिए फैलता है। प्लाज्मोडियम की अगर बात करते हैं उसकी कई प्रजातियां, जिनमें से प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स सबसे आम होती है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन अगर आपसे सब पूछ लेता है कि प्लाज्मोडियम क्या है, तो ये प्रोटोजोआ है। ठीक है, और ये किसका परजीवी है? मलेरिया रोग का। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। और आप सभी को पता है कि मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है, तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये रोग होता है, फिलीज। ठीक है, इस बात को आप सभी ने ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, यानी पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल्स है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं तो आंसर है आपका इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो पॉजिट्रॉन की, तो पॉजिट्रॉन या ठीक है, या फिर इसी को बोला जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, चाहे तो आप इसी को पॉजिट्रॉन बोल लीजिए। ठीक है, ओ जी हाँ, चाहे तो इसी को आप क्या बोल लीजिए? पॉजिट्रॉन बोल लीजिए, या फिर इसी को आप पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बोल लीजिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बोल लीजिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या डिफरेंस होता है। पहली बात तो ये जान ली कि परमाणु पाया जाने वाला है, ये क्या है? एक मौलिक कण है। यह मतलब धन आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप बात डिफरेंस की बात करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है और क्या बोलते हैं आपका पॉजिट्रॉन है, इसमें डिफरेंस क्या है, तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन जो पॉजिट्रॉन होता है उसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इस बात को आप सभी ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिट्रॉन पे कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। बस बाकी जो चार्ज होता है वो सेम होता है। ठीक है, इस बात को आप सभी ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन ये है कि जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो मतलब कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे पूछ लेता है आपसे कि गाजर क्या है, जड़ है या तना है। तो आप सभी को ध्यान देना है कि जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया और शकरकंद हो गया, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? जड़ों के अंतर्गत आते हैं, इनको जड़ माना जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि तनों के रूपांतरण है, तो तने के रूपांतरण कौन कौन से दोस्तों? तो आपका आलू है, अदरक है और प्याज है। आलू, अदरक, प्याज, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब तने के अंतर्गत आते हैं। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो दोस्तों लौह की मात्रा यानी आयरन की मात्रा, जिसको बोलते हैं कि आयरन की मात्रा, तो आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें होती है? पालक के पत्तों में होती है। इस बात को आप सभी ने ध्यान रखना है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है तो 5 से 6 लीटर। यानी अगर बात की जाए तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो खून की मात्रा होती है वो तकरीबन कितनी होती है? वो 5 से 6 लीटर होती है। आप सभी को ये बात पता होगी, 5 से 6%, आप समझना है कि 5 से 6% ऐसा समझिए कि ब्लड जो होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में होता है उसके द्रव्यमान का। यहाँ पर हम बात करते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है दोस्तों? तो वो संतुलित होती है आपके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये डाटा कभी कभी 6-7 भी लिखा होता है, बड़ा भी ये भी मान के चलना 5 से 6%। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो होता है आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो बैलेंस होती है। उसके बाद है कवकों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों कवकों का जो अध्ययन हो क्या कहलाता है? तो कहलाता है आपका माइकोलॉजी। ठीक है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन याद करो, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? ज्यादा सवाल करेगा तो फेंक के मारेंगे, तो यानी इसका क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। ठीक है, इसको मैंने बता रखा है, इसको बोला जाता है फाइकोलॉजी। ठीक है,
हड्डियों में मुख्यतः पाया जाने वाला हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है दोस्तों, क्या पाया जाता है? कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से हमारी जो हड्डियां होती हैं काफी ज्यादा मजबूत होती हैं, तो इसको ध्यान रखना है आप सभी को। उसके बाद है मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों, अगर संख्या में बात करेंगे तो होती है 46, लेकिन अगर हम बात करते हैं जोड़ी में तो होती है वो 23। ठीक है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, और संख्या में अगर बात की जाए तो कितने होते हैं? ये 46 होते हैं। जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो 22 जोड़ी जो होते हैं, 22 जोड़ी जो होते हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं, लेकिन उसमें एक जोड़ी जो होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका लिंग गुणसूत्र होता है। यानी लिंग का निर्धारण जो होता है, लिंग गुणसूत्र जो होता है, और बॉडी जो का स्ट्रक्चर होता है, कैसे मतलब बॉडी का जो क्या बोलते हैं फिगर होगा, या फिर बोल सकते हैं चेहरे की जो बनावट होगी, वो किस किस पर डिपेंड होती है, तो जो हमारे 22 गुणसूत्र होते हैं इस पर होती है। मैंने इसके बारे में प्रॉपर्ली आपको बता रखा है। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये हमारी बॉडी होती है, ऐसे समझना है। ठीक है, ये बॉडी का हमारे सब पार्ट है, इस तरीके से आप सभी को ध्यान देना है। ये हमारा ऊपर का पार्ट, तो यहाँ से हमारी जो होती है 22 जोड़ी होते हैं, और यहाँ से जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? ये एक जोड़ी होता है। और यहीं पर अगर पुरुष है तो उसमें होता है XY, और अगर महिला है तो उसमें होता है XX। तो वहीं से अगर XX मिलता है तो मतलब लड़की पैदा होती है, और अगर YX मिलता है तो क्या होता है? फिर लड़का होता है। यानी XY तो बॉय, और XX तो फिर गर्ल्स। इस बात को आप सभी ने ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। दोस्तों इस बात को आप सभी को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ठीक है, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, इस बात को ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो कहाँ होता है दोस्तों? वो होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है, तो इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? तो दोस्तों इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय के द्वारा। अब इंसुलिन क्या है? ये हमारी बॉडी में जो, ठीक है, जो शुगर की मात्रा होती है उसको क्या करती है? बैलेंस करती है, इसको कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि अग्नाशय जो है कैसी ग्रंथि है। अग्नाशय जो है वो कैसी ग्रंथि है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। बात करते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है आपके मस्तिष्क में। इसका वजन कितना होता है दोस्तों? तो इसका वजन जो होता है वो 6 ग्राम होता है। एक मटर के दाने जैसी इसका शेप होता है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और इसी ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि इसे ही कहा जाता है, किसको? पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है आपका कि दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो एक है आपका वर्णांधता, और एक है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? इसमें जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो रुक जाती है, यानी ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ब्लड क्लॉट नहीं होता है, रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। बात कर रहे हैं वर्णांधता की, तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि इसमें आपको लाल और हरे रंग की पहचान, लाल और हरे रंग की पहचान में दिक्कत होती है आपको। ठीक है, और ये बात ये है कि ये वंशानुगत रोग होते हैं। ठीक है, ये आपके वंशानुगत रोग होते हैं। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना, अनुवांशिक रोग होते हैं। चलिए बात करते हैं हीमोफीलिया की। अगर बात करते हैं तो ये रोग भाई, अगर ये समझो कि अगर किसी को हो जाता है तो मतलब उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, क्योंकि मान के चलिए कि 1.5-2 लाख का तो इसका इंजेक्शन ही आता है। ठीक है, 1.5-2 लाख का इसका इंजेक्शन आता है। और हीमोफीलिया मैंने बताया कि ये इंग्लैंड के मतलब राजघराने में ये रोग जो है सबसे पहले देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा कि एक मिनट, हाँ, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो कहाँ स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है। थायराइड ग्रंथि से क्या होता है? स्रावित होता है हमारा थायराइड हार्मोन स्रावित होता है। क्लियर है? और आप सभी को पता है कि जो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे, आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, ये खोत नहीं, ये स्रोत है। ठीक है, ये स्रोत लिखा है। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो क्या है वो आपका? गाजर सर्वोत्तम स्रोत है विटामिन ए का। जठरस में पाया जाता है दोस्तों, तो जठरस में क्या पाया जाता है? क्या चल रहा है आज? जठरस में पाया जाता है, जठरस में पाया जाता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, क्या पाया जाता है आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl आपका जठरस में पाया जाता है। बात करते हैं लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? कवक और शैवाल। कवक और शैवाल ये क्या होते हैं?
ठीक है, सहजीवी होते हैं। और कवक और शैवाल मिलकर के क्या बनता है, मैंने आप सभी को बता दिया है। कवक और शैवाल से मिलकर क्या बनता है, लाइकेन बनता है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओ एक ठीक है। तो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। उसके बाद अगला है आपका लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका टाइलिन। ठीक है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो भोजन का पाचन जो है दोस्तों वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो आपका स्टार्ट होता है आपके मुख से। ठीक है, आपके मुंह से जो है भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। और लार में जो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ये आपका क्या करता है, इस बात को आप ध्यान देना है कि ये आपका जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों यानी जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ने का काम करता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। तो जी, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपको दोस्तों लोहा, यानी कि आयरन आपका हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है, तो दोस्तों प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है, तो होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। अगला जो क्वेश्चन हुआ आपका, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। दोस्तों आप सभी को पता है कि भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना 1984 में हुई थी, उसमें कौन सी गैस रिलीज हुई थी। ठीक है, उसमें कौन सी गैस रिलीज हुई थी, तो दोस्तों वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस वहां पर रिलीज हुई थी। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 1984 में। इसकी डेट बताना है आपको। ठीक है, कि ये जो भोपाल गैस का त्रासदी हुई थी, ये कौन सी डेट को हुई थी। ठीक है, सन तो दिया है, डेट कौन सी थी, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।